तो मेरा ख़्याल है आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से पॉलिसीज़ का पता चल गया होगा जो अभी डिसाइड हो रही हैं। दैट इज़ के आपको जब ये कोर्स ख़त्म हो तो आपको हम लेट्स से वोकेशन दे दें सो दैट आप 1 डेढ़ महीना जब तक यूनिवर्सिटी खुलती नहीं है तब तक आप लोग अपनी समर वेकेशन का टाइम गुज़ार लीजिए। एंड जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो उसके बाद 3-4 वीक्स या 4-5 वीक्स में शायद एक क्विक रिव्यू होगा सारी चीज़ों का। उसमें मेरा ख़्याल है हर कोर्स को शायद 1 घंटा मिलेगा या कुछ इस तरह से कह रहे थे कि 1 लेक्चर होगा हर कोर्स का 1 वीक में। सो इट्स नॉट लेट्स से 4 फुल वीक्स बट वो मेनली आपकी लैब्स वगैरह और उन चीज़ों के लिए बट पार्ट ऑफ दैट विल बी यूज्ड इन रिव्यूइंग कोर्स वर्क। तो उसमें आप लेट्स से 4 लेक्चर होंगे शायद आपके पूरे उस टाइम पीरियड के अंदर। आफ्टर दोज़ 4 लेक्चर्स आई थिंक आपका फाइनल होगा एंड ये है अभी तक की स्कीम। इसमें कोई आपको चीज़ें हों या कोई आपका लेट्स से रिजर्वेशन या ऑब्जर्वेशन हो तो वो बता दीजिए सो दैट अगर मेरी बात हो तो मैं यूनिवर्सिटी में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट है उनसे कन्वे कर दूँ। यहाँ तक कोई आपको अगर कोई मसला हो तो। अस्सलाम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम सलाम। सर। सर वो पेपर हो जाती फाइनल पे कुछ छोटा सा उससे पहले कोई ओएसटी टाइप कोई मिड इस तरह की चीज नहीं हो सकती? अच्छा आपकी आवाज़ बिल्कुल ही कट गई थी। आप जो कह रहे थे आप मेरा ख़्याल है ये कहना चाह रहे हैं कि फाइनल की सर कोई मॉक हो जाए राइट? पहले कोई ना कोई और इवैल्यूएशन हो जाए। सर बिल्कुल ही एक ही पेपर पे आप सारी परसेंटेज डाल देंगे। ख़ैर आप एफएससी तक भी तो यही करते आए हैं। अब यार हौसला करें सर इतना एफएससी आप। में पूरे सर एफएससी में बोर्ड होता है, प्री बोर्ड होता है, स्टैंड अप होते हैं, हुँ, हुँ। पता नहीं क्या क्या होता है। हाँ, लेकिन बोर्ड ने तो एक ही दफ़ा लेनी होती है ना, वो तो तो वो हाँ, तो आप ये समझें कि आप अपने पेरेंट्स को ज़रा एग्ज़ाम दे के कहेंगे क्वेश्चन दे के ये मुझसे ले लें एंड आप वो उनको समझें कि वो स्टैंड अप्स हो रहे हैं और वो फिर आपको स्टैंड अप कर देंगे जब यूनिवर्सिटी में तो फिर यूनिवर्सिटी आपका फाइनल है। वेल आई वुड ट्राई दैट लेकिन उसको देखिए ना उसको थोड़ा लेट्स से इट्स नॉट लेट्स से सिंस ये सारा लेक्चर यूट्यूब पे जाएगा तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता किस तरह से हमने क्या सजेशंस दी, फिर आगे क्या हुआ। बट एवरी लेट्स से पॉसिबिलिटी के साथ कोई प्रॉब्लम थे। फॉर एग्जांपल आप ये तो बिल्कुल कह रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी ले लें। अभी फॉर एग्जांपल हम यहीं पहले शायद कुछ ऐसा ही प्लान था अगर आपको पता हो तो। पहले यूनिवर्सिटी ने ये प्लान किया था कि अगर फर्स्ट जून को यूनिवर्सिटी खुलेगी तो आपका पहले एक मिड टर्म लिया जाएगा, जिसके बाद आपको कुछ और पढ़ाया जाएगा, फिर आपका फाइनल होगा। अब ये चूँकि लेट्स से पॉसिबल नहीं रहता इस केस में क्योंकि अब 15 जुलाई तक हो चला गया एंड अगर ये 15 जुलाई से भी अगर सितंबर तक चला गया तो अब आप शुक्र करें कम से कम हमारी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। इस बेस के ऊपर कुछ ना कुछ लेट्स से आपको हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने तो एक और यूनिवर्सिटी में सजेशन दी थी अपने मैनेजमेंट को कि मैं तो ओरल एग्ज़ाम ले सकता हूँ स्टूडेंट्स का। लेट्स से मेरे ऑल्दो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बट हमारा जब मैं इटली में एमएस कर रहा था तो मैंने देखा था उनका बड़ा परफेक्ट सिस्टम है कि वो एंड पे बस एक ओरल एग्ज़ाम लेते हैं। एंड इफ यू स्पेंड लेट्स से 40 मिनट्स विद अ प्रोफेसर तो उनको प्रोफेसर को बड़ी अच्छी तरह से पता चल जाता है कि आपको कितना आता है। आप ये नहीं कह सकते सर नहीं कुछ और पूछें। 40 मिनट्स में जितना आपको आता है आप सारा निकाल के बाहर बता देते हैं एंड जितना आपको नहीं आता आप वो प्रोफेसर के सामने खुद ही मान लेते हैं सर इतना नहीं आता। एंड देन प्रोफेसर गिव्स अ मार्क एंड स्टूडेंट सेज कि जी नहीं अच्छा अगर आप मुझसे प्लीज एक और क्वेश्चन पूछ लें। स्टूडेंट जब ये कहता है तो फिर टीचर भी कहता है चलो जी आपको एक और मौका दे देते हैं। फिर वो इस तरह से होते होते दोनों एंड पे कहते हैं हाँ जी इस मार्क के ऊपर हम राजी हैं। मुझे तो वो सिस्टम बड़ा परफेक्ट लगता है। मैंने तो कहा जी मैं तो इस तरह से कर सकता हूँ। बट वो यूनिवर्सिटी ने कहा कि अब हमारे पास चूँकि टाइम नहीं रहता, हम इसको किस तरह से लेट्स से सारों के ऊपर एनफोर्स करेंगे वो। तो दैट इज़ येस अ प्रॉब्लम। वो शायद ना हो सके लेकिन दूसरी चीज़ जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ डेफ़िनेटली, वो ये है कि हम एक कोई टेक होम टाइप का ओएसटी कर लें या इस तरह से कर लें। सो उसमें लेकिन आपको फिर टाइम लिमिटेड होगा। मैंने आपके सीआर से पूछा था कि मुझे बता दीजिए कितने स्टूडेंट्स को लेट्स से इंटरनेट का सीवियर मसला है कि वो हमारा कोई लेट्स से अगर 3 घंटे के लिए मैं आपको टेक होम एग्ज़ाम दूँ तो फिर आप वो कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? तो सीआर ने मुझे कोई उसका रिप्लाई नहीं किया। बट आई एक्सक्यूज़ मी आई अज़्यूम कि आपके पास इंटरनेट का कोई इतना मसला नहीं है मोस्टली लोगों के पास। इनफैक्ट शायद किसी के पास भी इतना मसला तो ना हो कि अगर हम एक दिन डिसाइड कर लें कि हमारा लेट्स से 3 घंटे का कोई टेक होम एग्जाम होने लगा है व्हिच वुड बी काइंड ऑफ मिड टर्म। तो मेरा ख्याल है किसी को भी मसला हो उस 3 घंटे में अगर आपके घर में इंटरनेट नहीं है आप किसी कज़न की तरफ जाके मैनेज कर सकते हैं होपफुली।
तो ये कम से कम अपना डेटा पैकेज करवा सकते हैं एक थोड़े टाइम के लिए। मेरा ख्याल है ये चीज़ हो सकती है, राइट? तो सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ पॉसिबल। मैं ये आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये 2 ऑप्शंस मैं कंसिडर कर रहा हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को भी दिए थे, बट दीज़ आर स्टिल ऑप्शंस विच जिनके ऊपर मैं सोच सकता हूँ और आप इसको कोई फाइनल कर सकते हैं। बट अगेन देखिए, आप शुरू में कह रहे थे ना कि आईएसटी में क्यों हमारी हो रही है, बाकी क्लासेस यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टियाँ हो गई हैं। अब देखिए, अगर ये चीज़ सिचुएशन प्रोलॉन्ग कर जाती है, जो कि ये करती नज़र आ रही है, अल्लाह माफ़ करे, तो फिर क्या होगा कि बाकी यूनिवर्सिटी के लोग तो अपना सेमेस्टर ज़ाया करा बैठेंगे। क्या आप भी कराना चाहते हैं? शुक्र करें आपका ऐसा नहीं हुआ। आपके लिए तो लेट्स से कोर्स खत्म होने के करीब है ऑलमोस्ट सारों के सारे। मेरा कोर्स थोड़ा-सा रहता है बिकॉज़ आपने लेट्स से मुझे कहा कि जी हम बड़े मुश्किल में हैं, ये वो मैंने कोर्स ज़रा स्लो कर दिया, काफ़ी ज़्यादा स्लो कर दिया। अब थोड़ा-सा, लेकिन हमारा भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो हम मिड ऑफ जून तक होपफुली कवर कर लेंगे। तो लेट्स से मेरा ख्याल है कि यू आर एट एन एडवांटेज के बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत आपके पास ये एडवांटेज है कि आपके कोर्सेज़ कंप्लीट हैं। अब आप चाहे हफ्ते के लिए यूनिवर्सिटी खुले या कुछ भी हो, तो आपके एग्ज़ाम फटाफट हो सकते हैं। और ना हो तो मेरे जैसे टीचर तो हम तो आपसे ओरल एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। सो व्हाट आई सजेस्टेड कि मैं 2-3 वीक्स के ऊपर अपनी अपॉइंटमेंट्स फैला दूँगा स्टूडेंट्स के लिए। सो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपॉइंटमेंट के ऊपर वो जो ओरल एग्ज़ाम ले लूँगा मैं स्टूडेंट्स से, एंड it would be, let's say, it is a very, let's say, reliable method, because बाकी एग्जाम्स में तो स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि जी हमें वो एंग्जाइटी हो जाती है, ये हो जाती है, पढ़ नहीं सकते। इसमें तो आपका लेट्स से आप आराम से पढ़ लें और जब प्रिपेयर कर लें तो उसके बाद आप डिस्कस करेंगे, तो टीचर को क्लियरली पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट ने कितना पढ़ा हुआ। तो दिस इज़ एन ऑप्शन जो कि मेरे लिए, आई नो कि इट्स क्वाइट हार्ड, मेरे पास एमएस के स्टूडेंट्स भी हैं, आप लोग भी हैं, एंड इट वुड बी क्वाइट अ लॉट कि हर स्टूडेंट को 30-40 मिनट देने, बट दिस इज़ समथिंग व्हिच कैन बी डन। तो आप मुझे बता दीजिए आप क्या चाहते हैं, किस तरह से कर लें? बट वन वन ऑप्शन व्हिच इज़ परहैप्स मोर ईज़ी वो ये है कि आपको मैं एक टेक होम मिड टर्म दे दूँ 3 एक घंटे का, लेकिन वो आपने 3 घंटे के अंदर कराना होगा। फिर कोई ये ना कहे कि मुझे इंटरनेट का मसला हो गया या इस तरह से हो गया। सो आप अपने लोगों में सजेस्ट कर लें और फिर मुझे बताएँ कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। इसके अलावा कोई और आपको इसमें इश्यू हो? अच्छा, ये किसी स्टूडेंट का कमेंट आया कि कैन कैन वी नॉट बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट्स। अब जिसके प्रीवियस रिजल्ट्स अच्छे हैं वो बेचारा तो यही कहेगा, लेकिन जिसके अच्छे नहीं है वो तो कहेगा कि मतलब चौथे सेमेस्टर में आके मैंने कहा कि अब मैं पढ़ लूंगा और उसी टाइम के ऊपर आपने जो है वो प्रीवियस रिजल्ट्स कह दिए। सो मेरा ख्याल है कि नो यूनिवर्सिटी इज डूइंग दैट, आई थिंक, एक्सेप्ट वन और टू। तो यूजुअली यूनिवर्सिटीज कोई ना कोई फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन, मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की बात करूँ, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज के तो अपने मैं आपको तो समझता हूँ कि आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ कंपेयर करें, आप पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में बिकॉज आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। अगर आपने यहाँ के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करके और वो लेते रहेंगे, उसमें अपने लिए ग्रेस ढूंढते रहेंगे, तो फिर तो आप किसी काबिल नहीं रह जाएंगे कम्पीट करने के लिए। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को देखें वो क्या कर रही हैं। एक आध यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ है कि उन्होंने प्री लेट्स से कोविड जो परफॉर्मेंस उसकी बेस पे स्टूडेंट्स को मार्क्स देके वो इवैल्यूएट कर दिया, बट आई थिंक ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने किसी न किसी फॉर्म की इवैल्यूएशन को बरकरार रखा हुआ है। तो इस पे कोई और अगर चीज़ है तो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। अच्छा जी, चलिए, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है ज़ीरोज़ के मुतालिक, इनको मैं लेट्स से आंसर करूँगा जब मैं ये कुछ चीज़ बता दूँगा, तो इसके अंदर मैं आंसर कर दूँगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। एक सेकंड। सो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्सेज में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थी नहीं, इसलिए मैंने ये 3 लेक्चर्स में मेरा ख्याल है आपको बता दिया। आप लोगों ने भी समझ लिया होगा, असाइनमेंट अब कर लेंगे तो वो बात बहुत क्लियर हो जाएगी। सो देयर इज़ नॉट समथिंग जो कि लेट्स से फंडामेंटली डिफरेंट हो। बस ये है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आसानी इसलिए हो जाएगी बिकॉज़ फिर डीसी गेन चेंज होता रहेगा। अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ना लिखा, और अगर आपने मिसाल के तौर पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है एंड ऊपर आप ए लिखना भूल जाते हैं, तो फिर इसका डीसी गेन कुछ और होगा, ए लिखा होगा तो डीसी गेन 1 होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इस फॉर्म में लिखें।
इस फॉर्म में लिखेंगे तो लेट्स से इट्स कन्वीनिएंट। तो ये जो आपने को मैंने एक्सरसाइजेस भी दी हैं, वो भी अगर आप एक दफ़ा चेक करें कि अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो आपके आंसर तो बिल्कुल ठीक आएँगे। लेकिन शायद आपने नोट किया हो, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में डालना भूल गए तो हो सकता है आपके आंसर्स, स्पेशली जो उनकी स्केलिंग या गेन वगैरह हैं, वो हो सकता है खराब हो जाए। तो इसलिए एक्सक्यूज़ मी, स्टैंडर्ड फॉर्म्स हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है, ये तो आपको सिस्टम्स का पता है, बिल्कुल आरसी सर्किट वाली एग्जांपल जिस तरह से हम देख रहे थे, ये वैसी ही है जो आपने पहले लेट्स से अपने ए लेवल्स में एफएससी में देखी होगी, आई सपोज। नेगेटिव टाइम कांस्टेंट, ऑफ कोर्स इट मींस दैट द सिस्टम इज अनस्टेबल, एंड एक्चुअली इट कोरिस्पॉन्ड्स टू के आपका जो पोल की लोकेशन है और टाइम कांस्टेंट है वो किस तरह से है। सो अगर आप ओरिजिन के ऊपर हो तो आप उस ओरिजिन के ऊपर आपका टाइम कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। अब आप इन्फिनिटी से इधर जाएंगे तो आपका टाइम कांस्टेंट माइनस में छोटा होता चला जाएगा। अगर आप इधर जाएंगे तो आपका टाइम कांस्टेंट माइनस में छोटा होता चला जाएगा। सो दैट लेट्स से अगेन उस इक्वेशन में आप देखेंगे तो आपको फिजिकली पता चल जाएगा इसका क्या मतलब है कि माइनस में लेट्स से टाइम कांस्टेंट छोटा होते जाने का मतलब ये है कि your system is converging quickly and quickly, and right side पे time constant negative में छोटा होने का मतलब ये your time constant is diverging quickly and quickly. So it is just that. ये उसकी समरी थी। अगर आपको एक रिस्पॉन्स नजर आए एंड उससे आपको पूछा जाए फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स है, सेकंड ऑर्डर रिस्पॉन्स है, आई थिंक यू कैन गिव अस एन आइडिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स कैसा है और सेकंड ऑर्डर रिस्पॉन्स कैसा है। एंड एक्चुअली एक इंजीनियर को कम से कम ये बताने के काबिल होना चाहिए। ये पर एक सिस्टम बताया था, सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम, विच इज़ वेरी सिंपल वन। इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमने निकाल लिया था बाय इंस्पेक्शन। इसका हमने देखा था कि इसमें ओमेगा एन एंड जीटा को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो ओमेगा एन डिपेंड्स ऑन के पी। जी तो एक सैटेलाइट के लिए कांस्टेंट रहता है एज लॉन्ग एज लेट्स से उसमें कोई मास चेंज ना हो रहा हो या मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ना हो रही हो। एंड देन जो उसकी डैम्पिंग रेशियो जीटा है, दैट इज लेट्स से डिपेंड्स ऑन के डी एंड के पी बोथ। बट केपी अगर आपने पहले ही फिक्स कर लिया ओमेगा एन की वजह से, देन फिर केपी तो फिक्स हो चुका है, फिर सिर्फ केडी चेंज करेंगे और जीटा हो जाएगा। बट इन जनरल जीटा डिपेंड्स ऑन बोथ, मेनली ऑन केडी बट सम एक्सटेंट ऑन केपी एज वेल। इसी तरह से जो ओमेगा एन है ये सिर्फ और सिर्फ केपी पे डिपेंड करता है। ये इक्वेशन है, आई टोल्ड यू आई डोंट केयर कि ये इक्वेशन आप याद करें। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि ये याद ना करें, मैंने भी नहीं याद रखी, बट ये सिर्फ इक्वेशंस का आपको पता होना चाहिए। ये वाली इक्वेशन का पता होना चाहिए। ये जो नीचे है ओमेगा डी वाली, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट कि मैं आपसे पूछूं कि एक सिस्टम को अगर एक्साइट किया जाए तो वो किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। यू शुड नॉट टेल मी इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वेल दैट वाज हाई स्कूल आंसर। नाउ द आंसर शुड बी इट्स डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, which coincides with let's say the natural frequency if damping ratio is 0. तो that's it. अच्छा, बस इसका एक चीज है, वो ये इसकी शेप जरा देख लें। इसकी शेप क्या है? इसकी शेप ये 1 में से माइनस हो रहा है कुछ। ये स्टेप रिस्पॉन्स की बात हो रही है। क्यों? बिकॉज इवेंचुअली रिस्पॉन्स ने आपके 1 हो जाना है। सो 1 में से कुछ माइनस हो रहा है। जो चीज माइनस हो रही है वो ई रेज टू पावर माइनस एक्सपोनेंशियल के साथ है, यानी कि ये डिकेइंग टर्म है। ये सारी के सारी यूं समझ लीजिए 1 माइनस एन एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म। बिल्कुल ठीक हो गया जी, ये वो चीज है। अब उसके आगे फिर साइन के अंदर कुछ चीज है, यानी कि ये डिकेइंग टर्म है लेकिन इसके साथ कोई साइनसॉइडल कंपोनेंट भी है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे ऑसिलेशंस हो रही हैं, लेकिन ये ऑसिलेशंस छोटी क्यों हो रही हैं? बिकॉज ये साथ में एक एक्सपोनेंशियल जो टर्म है वो भी आ रही है। सो आई थिंक बस इतनी इंट्यूशन आपके लिए मेरा ख्याल है काफी है। क्रिटिकली डैम्प सिस्टम के केस में अब आप देखेंगे कि ये डैम्प टर्म तो वैसे ही आ रही है, बट आप देखेंगे कि अब वो जो ऑसिलेशन वाली टर्म है वो नहीं है। सो दिस इज अगेन समथिंग जो कि हमें नजर आ रहा है। फिर अगर आप क्रिटिकली डैम्प सिस्टम देखेंगे, मैंने शायद गलत लिख दिया। क्रिटिकली डैम्प किया था, इसको मैं ठीक कर दूंगा। ये ऊपर ओवर डैम्प लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ओवर डैम्प होना चाहिए। प्लीज इसको ठीक कर लीजिएगा, मैं भी देख लेता हूँ इसको। अच्छा जी। सो ओवर डैम्प सिस्टम के केस में इट वुड नॉट बी वन एक्सपोनेंशियल जो 1 के साथ माइनस हो रहा है, बल्कि ये 2 एक्सपोनेंशियल होंगे। ठीक है, ये इसके साथ। तो नाउ दीज टू एक्सपोनेंशियल्स आर लेट्स से व्हाट डिटरमिन कि आपका रिस्पांस किस तरह से आएगा। ये दोनों एक्सपोनेंशियल्स अब कर रहे हैं, तो इसलिए अब चूंकि 2 एक्सपोनेंशियल से आपका रिस्पांस गुजर रहा है तो इसलिए ज्यादा स्लोअर हो गया ओवर डैम्प्ड के केस में। अच्छा जी, ये लोकेशन ऑफ पोल्स सर जी। सॉरी सर, आपको बीच में इंटरप्ट किया। सर पिछली स्लाइड्स में
यहाँ क्रिटिकली डैम्प्ड वाली स्लाइड जो थी हमारे पास, जी ये वाले जिसमें आपने फॉर्मूलाज लिखे हुए थे हम्म सर। इसमें ये ओमेगा एन जो इससे नेक्स्ट हम्म इससे नेक्स्ट इससे भी वाली नेक्स्ट स्लाइड सर, ये ओमेगा, ये वाली ओमेगा एन इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन समझ नहीं आई, मतलब ये ओह ओमेगा एन के इक्वल ही कैसे है? मेरा ख्याल है ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक है शायद थोड़ी सी, इसको भी मैं ठीक कर देता हूँ। इट इज स्लाइड 13। अच्छा इट लुक्स लाइक कि इसमें मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ। अच्छा इसमें ये इसलिए बराबर हो गया क्योंकि 1 माइनस ये ज़ीटा स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1 नाउ। इसका मतलब है कि ये जो सारी चीज़ है 1 माइनस समथिंग पॉजिटिव का स्क्वायर, तो ये जो है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इमेजिनरी राइट। ये और इट इज़ गोइंग टू बी इमेजिनरी। इट इज ग्रेटर देन वन का स्क्वायर, इसका मतलब है बड़ा होगा तो यस इट कैन बी मैजिक। मेरा मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा वो रह गया है, कोई एरर है यहाँ पे। मैं इसको चेक करके ठीक करके बता दूंगा आपको। ठीक है, आई अपडेट द स्लाइड्स बट इन एनी केस ये थैंक आप बुक से देख सकते हैं। सो बुक में ये एक्सप्रेशंस गिवन है। लेट्स से ओगाटा की बुक देख लें आप या इसकी नाइस की बुक देख लें, दोनों बुक्स के अंदर ये गिवन है। यू सर। You're welcome and thank you for pointing out कि there is a mistake here, मैं इसको correct कर लूँगा। अच्छा तो ये उसका फिर responses हैं and then responses with respect to polls location, ये बड़े important है। So if there are few takeaways from this course तो उनमें से ये एक takeaway भी होना चाहिए कि आपको location of poll दिखाई जाए तो आप उससे guess कर सकें कि आपके system की damping ratio क्या होगी and आपके system का step response कैसा होगा या let's say impulse response कैसा होगा। So ये थोड़ा सा आपको मैं expect करूँगा कि आप ये चीज़ कम से कम कर लें। जी, ये फिर वही है, पोल लोकेशन वेरी हो रही है तो उससे डैम्पिंग रेशियो वेरी हो रही है बिकॉज़ डैम्पिंग रेशियो रिलेट्स विद द एंगल जो भी आप लेट्स से हॉरिजॉन्टल के नेगेटिव साइड से बना रहे हैं, जो हमने यहाँ पे देखा, ये अभी शायद नहीं देखा, आगे चलिए यहाँ पे यस। सो दिस इज द एंगल राइट, तो आप माइनस सिग्मा एक्सिस से बना रहे हैं, इससे रिलेटेड है आपका जीटा। सो ये 3-4 चीज़ें, इसको कोशिश करें अच्छे से आपको समझ आ जाए। ये जो 2-3 स्लाइड्स हैं, ये हैं जो हमने पीछे पढ़ा उसी की इलैबोरेशन है, बुक में भी है, बुक से ही मैंने ये एग्ज़ाम्पल्स ये फिगर्स लिए हैं। बट दिस इज़ टू क्लैरिफाई कि किस कि आप लेट्स से एम्बिग्विटी कोई आपको ना हो, आप ज़रा क्लियरली चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? अच्छा जी। सो अब ये है कि यूजुअली ना आप जब आपने आइगन वैल्यू असाइनमेंट की थी कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर, सो व्हाट डिटरमिन्स कि आपके सिस्टम का डैम्पिंग रेशियो या जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी क्या वैल्यू आप डिसाइड करेंगे, व्हाट डिटरमिन्स दैट? वेल इट इज क्लियरली डिटरमिन्ड बाय कि आप की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने सिस्टम्स के साथ। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका सिस्टम अगर लेट्स से मिसाल के तौर पे कुछ ओवरशूट उसका कुछ एक खास वैल्यू से ना बढ़े, दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स सिस्टम्स में ब्रेक। कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूँ, आई हैव अ रॉकेट ऑन माय बैक एंड आई वांट टू रीच द बॉल, तो अगर मैं ओवरशूट उसमें लेट्स से सिस्टम में गवारा कर लूंगा तो उससे बड़ा शदीद मसला ये हो जाएगा कि आई हिट द बॉल, इसलिए आई डू नॉट वांट ओवरशूट। इस तरह से कई फिजिकल सिस्टम्स हैं, जिस तरह से आपको पता है कि ये जो डोर के ऊपर वो लगा होता है, डोर क्लोजर लगा होता है ऑटोमेटिक किस्म का, so that is also there to make the system let's say critically damped ideally, या usually over damped भी हो जाता है, वो काफी देर फंसा रहता है, but it should not make it let's say undamped होगा तो आगे ठग सा लगेगा, तो वो भी वही तो हम नहीं चाहते, इसीलिए तो हमने वो लगाया है। तो इसी तरह से राइज टाइम के स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इज इंपॉर्टेंट, ये मैक्सिमम ओवरशूट डैम्पिंग रेशियो से इंपॉर्टेंट था। नाउ दिस इज रिलेटेड टू डैम्पिंग रेशियो एंड जो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये सेटलिंग टाइम है तो ये डायरेक्टली आपके रियल पार्ट ऑफ द पोल से रिलेट करता है, या अगर आप देखें तो ये सिग्मा इज द रियल पार्ट एंड जीटा ओमेगा एन, इसमें दोनों आ रहे होते हैं।
सो चलिए मैं ये हायर ऑर्डर सिस्टम्स का बता दूं, फिर दोबारा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। सो हायर ऑर्डर सिस्टम्स में ये है कि इन जनरल सिस्टम्स होते हैं, हायर ऑर्डर होते हैं, बट मोस्टली दे बिहेव लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सिस्टम। एंड ऐसा क्यों होता है? वेल ऐसा होता है इसलिए बिकॉज आपके जो सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर पोल्स तो हो सकता है 35 हों, लेकिन वो 35 पोल्स या तो बहुत फास्ट होते हैं, फास्ट होंगे तो उनकी रिस्पॉन्स डोमिनेट नहीं करेगा, सो यू डू नॉट सी इट्स रिस्पॉन्स, वो इतनी जल्दी डाई आउट कर जाता है। तो इसलिए लेट्स से जो डोमिनेंट पोल्स हैं हम उनको कंसिडर कर लेते हैं, जो बड़े फास्ट पोल्स हैं हम उनको भूल जाते हैं, बिकॉज उनका इफेक्ट बहुत टेम्परेरीली होता है। तो इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि हायर ऑर्डर सिस्टम्स में अच्छा, अब हायर ऑर्डर सिस्टम्स में डोमिनेंट पोल की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए बिकॉज सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स के तो फॉर्मूला है हमारे पास, राइज टाइम इतना होगा, ओवरशूट इतना होगा। सिक्स्थ ऑर्डर सिस्टम का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, एंड वंस वी डोंट हैव द फॉर्मूला फॉर सिक्स्थ ऑर्डर सिस्टम, व्हाट डज दैट मीन? इसका ये मतलब है कि हम हम अंदाजे से या तो मैटलैब में ट्राई करते रहें या उस तरह से ही निकाल लें, या बार बार सिस्टम्स को डिजाइन करें और चेक करें। सो वी डोंट हैव अ फॉर्मूला। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम डोमिनेट रिस्पॉन्स उसका ले सकते हैं। डोमिनेट रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जो उसके डोमिनेट पोल्स हैं, जो स्लो पोल्स हैं, स्लोली डिकेइंग पोल्स हैं, ये जिनका रिस्पॉन्स स्लोली डिके कर रहा है, हम उनको ले लें, और जो बहुत जल्दी जिनका रिस्पॉन्स डाई आउट हो जाता है हम उनको हटा दें। तो अब हम उस सिस्टम का फिर हम ओवरशूट भी निकाल सकते हैं, फिर उस सिस्टम का हम सेटलिंग टाइम भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से, बिकॉज नाउ इट्स अगेन अ फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है जी, तो ये हमने एग्जांपल देखी थी, दो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लगे हुए हैं इन सीरीज। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो उनका है वो किसके इक्वल होगा? वेल उनमें से जो सबसे स्लो सिस्टम होगा। एंड इन दोनों में से सबसे स्लो सिस्टम कौन सा है जी? वेल ऑफ कोर्स दैट्स H1। तो आप ये समझ सकते हैं H1 टाइम्स H2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H1। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पे भी आपका एक रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा फास्ट है H2, एंड यहाँ पे ये H1 इज वेरी स्लो। तो अब आप H1 का रिस्पॉन्स देखें एंड H1 इज टाइम्स H2 का देखें, तो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब स्टार्ट में विगल्स हैं, बट वो क्विकली डिके कर जाते हैं। तो जो इन द लॉन्ग रन रिस्पॉन्स है दैट इज सेम। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यार मैं थर्ड ऑर्डर सिस्टम क्यों कंसिडर करूं? आई जस्ट लिव विद माय फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। सो आई नो इट्स नॉट 100% एक्यूरेट, बट इट्स इजी। मैं ज़बानी इसके टाइम कांस्टेंट्स वगैरह निकाल सकता हूँ। सिमिलरली ये फिर कुछ और सिस्टम है जिसके अंदर एक और पोल आ चुका है। नाउ द अप्रोक्सीमेशन इज नॉट एज गुड, क्योंकि आप देखें कि रिस्पॉन्स दोनों का इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, रेड का एंड ब्लैक का, बट स्टिल इफ यू वांट तो यू कैन डू दिस अप्रोक्सीमेशन। तो ये थोड़ी सी और एक एग्जांपल है जो मैंने बुक से ली थी। इफेक्ट ऑफ जीरोस का मैंने आपको बताया। इफेक्ट ऑफ जीरो से क्या होता है? चलिए पहले तो जीरोस आते कैसे हैं? जीरोस यूजुअली आते हैं आपके फीडबैक के इंटरकनेक्शंस के साथ, या आपके सिस्टम की कोई एक्सक्यूज मी प्रॉपर्टी होती है ये वाली। सो इस सिस्टम का ये सेम सिस्टम है, बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें कंट्रोलर डिफरेंट टाइप का लगा हुआ है। ऊपर वाला जो कंट्रोलर है हम उसको इनर आउटर स्ट्रक्चर कहते हैं, या कैस्केडेड स्ट्रक्चर कहते हैं। कैस्केड का मतलब है एक हुआ हुआ है, दूसरा उसके बाहर है। एंड ये नीचे जो है ये पीडी कंट्रोल है। तो इनमें से पीडी कंट्रोल में एक एक्स्ट्रा जीरो आ गया जो हम यहाँ देख रहे हैं, और इस कैस्केडेड स्ट्रक्चर में कोई जीरो नहीं आ रहा। एंड उन दोनों की वजह से जो पीडी कंट्रोलर है उसमें एक इनिशियल किक मिल जाती है। अब आप जरा गौर कीजिए फर्क क्या है इस रिस्पॉन्स में और इस रिस्पॉन्स में। वेल आपको आगे चल के पता चल जाएगा कि इस रिस्पॉन्स के अंदर एक डेरिवेटिव ऐड हो गया। एस टाइम सी क्या है? वो सी का डेरिवेटिव है। ये रिस्पॉन्स है, इसके अंदर इसी रिस्पॉन्स का एक डेरिवेटिव ऐड हो गया, एंड इस डेरिवेटिव के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है। और मल्टीप्लाई क्या हो रही है? एक स्केलिंग फैक्टर है। एंड वो स्केलिंग फैक्टर किस पर डिपेंड करता है? वेल दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम कांस्टेंट ऑफ जीरो। सो अगर आपको जो जिन स्टूडेंट ने, नोमान साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि जीरोस का किस तरह से पता चलेगा, वेल पहले ये है कि सबसे पहले तो आप विदाउट जीरो अपना रिस्पॉन्स प्लॉट कर लीजिए जो यहाँ पे हुआ हुआ है। उसके बाद आप देखिए कि जीरो का टाइम कांस्टेंट कितना है, बिकॉज जीरो क्या करेगा? जीरो एक रिस्पॉन्स का डेरिवेटिव का स्केल्ड वर्जन उसमें ऐड कर देगा। तो आप देखिए कि वो टाइम कांस्टेंट उसका कितना है, और उस टाइम कांस्टेंट के हिसाब से आप गेस कर सकते हैं कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि आपके सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है उसका डेरिवेटिव अंदाजन क्या होगा। तो आप वो डेरिवेटिव ऐड कर दें विद दिस स्केलिंग फैक्टर। तो ये ऑफ कोर्स ये अंदाजे से आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जैक्टली नहीं कहूंगा कि नहीं बिल्कुल आपने ऐसे नहीं किया या वैसे नहीं किया, बट कोई एजुकेटेड गेस होना चाहिए बेस्ड ऑन दीज प्लॉट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट समझता हूँ। स्पेशली अगर आपका जो जीरोज है वो राइट हैंड प्लेन में चले जाए, तो फिर आपका एजुकेटेड गेस ये होना चाहिए कि वो नेगेटिव साइड से शुरू करेगा, एंड वो नेगेटिव साइड पे कितना दूर जाएगा ये डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स आपके टाइम कांस्टेंट के ऊपर। अगेन
ठीक है जी, सो दिस इज़ द समरी। ये मैंने आपसे कहा था कुछ रिस्पॉन्सेस प्लॉट कर लीजिए, एंड ये मैं आपसे ये कह रहा था कि ये कुछ नोट्स हैं जो मैंने आपको बताए हुए थे कि आप किस तरह से करना चाहेंगे। सो कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिए। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ रिस्पांस इंक्रीज होती है। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज करने से तो स्लो हो जाती है। सर तो पोल्स इंक्रीज करने से डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज हो रहा है। यार आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सी स्लाइड की बात हो रही है? पीछे यहाँ डैम्पिंग रेशियो के जो पोल्स के साथ थी। डैम्पिंग रेशियो की पोल के साथ ये तो से कौन सी ये? से इसमें पोल्स इंक्रीज करने से डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज हो रहा है। नहीं नहीं, पोल इंक्रीज नहीं हो रहे, पोल दो ही हैं। या तो ये वाले दो पोल हैं बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, या ये वाले दो पोल हैं तो इनकी ये डैम्पिंग रेशियो है। अगर आप ये वाले दो पोल लेंगे तो इनकी ये डैम्पिंग रेशियो, क्योंकि इनका एंगल डिफरेंट बन रहा है ओरिजिन से। इसी तरह से अगर आप देखें दोनों पोल यहीं पे पड़े हुए हैं तो फिर मैंने आपको बताया था लेक्चर के अंदर कि डैम्पिंग रेशियो 1 होगी। और अगर दोनों पोल में से एक इधर है और एक इधर है, दोनों डिस्टिंक्ट हो गए हैं, एंड दोनों के जो आइगन वैल्यूज हैं, दोनों की जो लोकेशन है वो रियल एक्सिस के ऊपर है, सो देन इट मींस के इट इज ओवरडैम्प सिस्टम। ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये मल्टीपल पोल्स को मैं मल्टीपल पोल्स के सेट को मैंने एक ही उसके ऊपर दिखाया हुआ है। ठीक है जी, ओके। चलिए गुड है। अच्छा, अब ये मुझे जूम वाले कह रहे हैं कि हमारा लेक्चर ये ख़त्म कर देंगे बिकॉज हमारे कोई शायद 35 मिनट से इतने होने वाले हैं, एक आध मिनट में। तो हम 5 मिनट में दोबारा रिज्यूम कर लेते हैं। कोई आपका क्वेश्चन हो तो यू कैन गैदर इट, और पहले हम आपके क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं अगला स्टडी स्टेट वाले के ऊपर चला जाऊंगा, रिस्पॉन्स के ऊपर। सो वी रिज्यूम इन 5 मिनट्स, ठीक है? अभी 10:32 हो रहे हैं मेरे पास, तो मैं 10:37 के ऊपर वापस आ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई भी सपोज सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है और उसका जब हमने स्टेप इनपुट रिस्पांस कैलकुलेट करना है, जी तो हम बस सिंपली उसे 1/s से मल्टीप्लाई करके या फिर पार्शियल फ्रैक्शन और इनवर्स लेके कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हमें उसका वो जीटा और ओमेगा एन निकाल के वो बड़े वाले फॉर्मूला में डाल के जो आपने स्लाइड में दिखाए हुए हैं उसमें उस तरीके से करना होता है? वेल, ये जो रिस्पॉन्सेज हैं ये ज़रा जेनेरिक हैं, ये आपको थोड़ा ये बताने के लिए कि इन जनरल आप सिस्टम की एक डैम्पिंग रेशियो, बिकॉज अगर आप देखिए पार्शियल फ्रैक्शन कोई अपने जहन में तो नहीं ना कर सकता, सो आपको प्रोसीजर वो सिंपल लगता होगा, लेकिन उस प्रोसीजर का मसला ये है कि उसमें कोई इंसाइट नहीं है। सो अगर मैं आपको सिस्टम चेंज कर दूं, मैंने जो आपको पहले सिस्टम दिया हुआ था वो था, अब कुछ नया सिस्टम दूंगा, तो आपका वो जो एनालिसिस था वो उस नए के ऊपर रेडिली अप्लाई नहीं हो सकता, आप नया प्रोसेस दोबारा करेंगे। बट मैं अगर आपको सेम सिस्टम दूं एंड मैं आपको सिर्फ डैम्पिंग रेशियो एंड लेट्स से नेचुरल फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बता दूं कि इसका ये है, तो आपको एक फिजिकल एक फील्ड डेवलप हो जाती है सिस्टम में, कि अगर आप लेट्स से सिस्टम को चलता हुआ देखते हैं एंड आप रिस्पॉन्स उसका देखते हैं कि उसमें ज़रा ओवरशूट ज़्यादा आ रहा है, आप कहते हैं जी इसका डैम्पिंग रेशियो कम कर दो, एंड डैम्पिंग रेशियो का सबको पता है क्या मतलब है। इसी तरह से अगर आप सिस्टम को देखते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं इसकी ज़रा नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए ताकि इसका रिस्पॉन्स बेहतर हो जाए, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स बेहतर हो जाए, so that you can also do। तो इसलिए इन चीज़ों का ये फायदा कि इट्स वेरी इंसाइटफुल। तो इंसाइटफुल होने की वजह से हम जरा इस तरह से कहते हैं, अदरवाइज यू कैन टोटली कैलकुलेट द रिस्पॉन्स दैट वे। और जहाँ तक इन फॉर्मूला की बात, इन फॉर्मूला से भी असल चीज़ जो आपको दिखानी मकसूद थी वो ये थी कि आप ज़रा ये रियलाइज़ कर लें कि किस तरह से इसका फ़ायदा हो रहा है हमें। इसके लेट्स से ऊपर के हम देखें कि एक 1 में से कोई चीज़ माइनस हो रही है, वो एक एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल के साथ-साथ उसमें एक साइनसॉइडल पार्ट भी आ रहा है, उसमें कोई एक फेज़ का एलिमेंट भी आ रहा है, तो ये सिर्फ़ आपके इंट्यूशन के लिए है। तो अदरवाइज़ ये आपको याद तो रखने नहीं है। नोबडी यूज़ेज़ दिस फार्मूला इन इन रियल लाइफ़, मैटलैब से यूजुअली करते हैं या हाथ से निकालते हैं तो अंदाज़े से सो फॉर माय कोर्स
you won't have to use these formula. ये सिर्फ आपको दिखाए गए हैं ताकि आपको पता चले कि असल में बैकग्राउंड में क्या हो रहा है. बट अदरवाइज ऑल आई केयर अबाउट इज कि आपको अंदाजे से हाथ से रिस्पॉन्स निकालना आना चाहिए. और एक और चीज़ जो मैं यूजुअली एग्जाम में देता होता हूँ, आपको भी से बता रहा हूँ कि आई यूजुअली गिव यू मल्टीपल सिस्टम्स एंड साथ में हो सकता है कि मैं आपसे कहूँ कि इनका सिस्टम का अप्रॉक्सीमेट ट्रांसफर फंक्शन बताएं. तो जिसने अच्छे से रिस्पॉन्सेज समझे हुए हैं वही फिर बता सकता है. कि मैं यूजुअली प्रॉब्लम उल्टे देता होता हूँ इसीलिए क्योंकि वो आपको अच्छे से समझ आ जाए. तो एंड दैट्स नॉट टू फेल यू, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको अच्छे से एक चीज़ समझ आ जाए. ठीक है, थैंक यू सर. You're welcome. और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए वालेकुम सर. जी, वालेकुम सलाम. सर मैंने एक क्वेश्चन करना था जीटा की वैल्यू से रिलेटेड. हम्म. सर आपने ये कहा था कि जीटा जब ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो हमारा रिस्पॉन्स स्लगिश हो जाता है और वो ओवर डैम्प्ड की कैटेगरी में चला जाता है. तो जीटा ग्रेटर देन 1 को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यानी जिस तरह था ना थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ जीटा. तो कॉस के केस में तो आपकी रेंज सिर्फ 1 और -1 के दरमियान होती है. तो जीटा ग्रेटर देन 1 हम उस ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिर? अच्छा, उसके लिए फॉर्मूला थोड़े से चेंज हो जाते हैं. वो सारे लेट्स से मल्टीपल केसेस के फॉर्मूला आपको मैंने इसलिए नहीं दिखाई बिकॉज लेट्स से मैं तो यूजुअली जब ये कर रहा था तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ. व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिस तो मैं ये कहता था इसको ओवरडैम्प सिस्टम हम कहते ही क्यों हैं. हम ये भी तो कह सकते हैं इट्स लाइक टू फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स इन सीरीज. देखिए ना, दोनों रियल पोल हैं, दोनों हो सकते हैं लेट्स से अलग हो सकते हैं, तो आप इनको दो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इन सीरीज कह लें. फॉर एग्जांपल ये जो सिस्टम है इसमें एक पोल इधर है एक इधर है, ऐसे ही है. सो नाउ इस सिस्टम को आप क्या कह सकते हैं, इसको अगर ये सीरीज में लगा हो तो इसको आप ये कह सकते हैं इट्स लेट्स से टू फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स इन सीरीज और इट्स जस्ट वन ओवरडैम्प्ड सिस्टम सेकंड ऑर्डर. तो ये दोनों तरीके कहने के. अब हम इसको दो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज हमने एक को बुला देना है, एक को हमने ड्रॉप कर देना है. तो इसलिए थोड़ा सा लेट्स से जनरली हम इस तरह से कहते हैं. बट अदरवाइज ये जो कॉस इनवर्स वाले फॉर्मूला होते हैं इनमें साइन एम्बिग्विटी आ जाती है, तो इसलिए हम फिर इनके लिए डिफरेंट फार्मूला यूज करते हैं स्पेशली जब. अच्छा, अब इसमें देखिए इस फार्मूले में हम हमारा सारा काम जो हम डैम्पिंग रेशियो चाह रहे हैं ओवरशूट के लिए. एंड जब हमारे ओवरशूट रहेगा ही नहीं जब ऑफ कोर्स हमारा डैम्पिंग रेशियो ग्रेटर देन 1 या 1 हो जाएगी. तो इसलिए जब ओवरशूट 1 या ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो फिर हमें डैम्पिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती. हम सिर्फ यही देख लेते हैं कि दोनों पोल्स रियल एक्सिस के ऊपर हैं, इट्स क्रिटिकली डैम्प्ड एक ही जगह के ऊपर हैं. और अगर दोनों पोल्स रियल एक्सिस के ऊपर हैं और मल्टीपल जगहों के ऊपर हैं तो आप इसको कह सकते हैं इट्स एन ओवरडैम्प्ड सिस्टम और इट इज अ सीरीज ऑफ टू फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स, जो मर्जी आप कहना चाहें. ये सारे का सारा अगर आप देखें तो ये हम तब बात करें जब ये इस प्लेन में है. इस प्लेन में है तो हमें एंगल की जरूरत है, इस प्लेन में है तो हमें रियल और इमेजिनरी एक्सिस की जरूरत है. जब अगर ये एक एक्सिस के ऊपर ही है फिर तो हमारा लेट्स से एनालिसिस कुछ ज्यादा मुश्किल रहता नहीं है बिकॉज वो एक ही लाइन के ऊपर पड़े हैं. तो लाइन के ऊपर पड़े हैं तो एंगल का चक्कर खत्म ही हो जाता है वैसे ही. थैंक यू सर. और सर एक और चीज़ पूछनी थी कि सर हमारे पास जो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का ग्राफ है और ओवर डैम्प्ड सिस्टम का, हमारे पास ओवरशूट नहीं है. इसी तरह हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स के ग्राफ में भी ओवरशूट नहीं होती. तो हम एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और इनके दरमियान किस मतलब क्रिटिकली डैम्प्ड और इन सब के ग्राफ के दरमियान कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सही सही. अच्छा, यही मैं चाह रहा था कि कोई मुझसे सवाल पूछे. बड़ा अच्छा कि आपने पूछ लिया. देखिए मैंने आपसे कहा था कि इन जनरल एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रिस्पॉन्स में ओवरशूट होगा या उसमें ऑसिलेशंस होंगी. एंड मैंने आपसे कहा था इन जनरल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, इन जनरल क्या फर्स्ट ऑर्डर में तो कभी भी ओवरशूट नहीं होगा. तो जैसे मैंने आपसे कहा है ये अगर आप नोट कीजिए, ये जो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है इसके अंदर क्या है, ये दो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम नहीं है सर और ये भी दो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स हैं, इसलिए इनमें ओवरशूट नहीं है. अच्छा, अब बात यह है कि ये दो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स हैं एक ही पोल के साथ, और ये जो दो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स हैं इनमें से एक पोल जरा ओरिजिन के करीब है और ये दूसरा इधर है. तो इसका रिस्पांस जल्दी खत्म हो जाएगा, इसका रिस्पांस कम खत्म होगा, कम लेट्स से टाइम में खत्म होगा. सॉरी, इसका रिस्पांस
यस ज़्यादा देर चलता रहेगा और इसका रिस्पॉन्स जल्दी खत्म हो जाएगा। तो उसी की वजह से हमने आगे जो रिस्पॉन्सेज देखे थे हायर ऑर्डर सिस्टम्स वाले, वो सारे इसी वजह से हैं। सो इन जनरल लेट्स से अगर आपने एक पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देना है एक ज़रा डम्ब आदमी को जिसने सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं, तो द करेक्ट आंसर इज यस, कि ओवरशूट तब नहीं होगा जब आपका सिस्टम या फर्स्ट ऑर्डर होगा या क्रिटिकली डैम्प्ड या ओवर डैम्प्ड होगा। बट एनी इंजीनियर नोज कि आपका सिस्टम में ओवरशूट होने ना होने का मतलब ये है कि आपका सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर है। एंड फर्स्ट ऑर्डर उसकी, क्योंकि अगर क्रिटिकली डैम्प्ड या ओवर डैम्प्ड भी होगा तो इसका मतलब है कि एसेंशियली आप पोल्स को अलग अलग कंसिडर कर सकते हैं, इकट्ठा करने की जरूरत आपको रही नहीं। ठीक है सर। और सर जिस तरह हमें ओवरडैम्प्ड सिस्टम का कोई ग्राफ गिवन हो और उससे हमने ट्रांसफर फंक्शन निकालना हो, जिस तरह हमने लैब में भी एक ग्राफ से निकाला है, तो उसमें तो मतलब हमारे पास दो पोल्स हो सकते हैं ना, इसमें एक डोमिनेंट पोल हो सकता है और एक पोल ऐसा हो जो फौरन डिके हो जाए। हाँ, तो फिर तो जाहिर है मैन्युअली जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो डोमिनेंट पोल का होगा। जी, बिल्कुल। ये देखें ना, अब ये बिल्कुल वही एग्ज़ाम्पल है जो आप बात कर रही हैं, कि इनमें से एक ये जल्दी रिस्पॉन्स डिके हो रहा है और जो दूसरा है लेट्स से ओवरऑल रिस्पॉन्स वो भी स्लो है और दूसरे पोल का भी स्लो है। तो अब अगर आप मैनुअली निकालेंगे तो आपको पता है थोड़ा बहुत तो एरर वैसे भी होता है आपके पास 63% के आस-पास जब आप जाएँगे तो। तो इतना एक एरर तो आपकी रीडिंग में वैसे ही आ रहा होगा। तो आप लेट्स से जब निकालेंगे तो आपको इसी का ही टाइम कांस्टेंट मिलेगा, दूसरे का तो आपको नज़र ही नहीं आएगा। इसीलिए तो हम डोमिनेंट ठीक पोल है, की थैंक बात यू कर सर। रहे हैं। यू आर वेलकम। जी, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए फिर हम ज़रा उस पे बात कर लेते हैं, ये जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्सेज हैं। इस पर भी मैंने आपसे कहा था कि इट्स नथिंग फैंसी, इट्स जस्ट कि आपने फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर देना है एंड आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बट ये सिर्फ है कि आपने ये देखना है क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। क्लोज लूप सिस्टम, ये जो भी सिस्टम आपको गिवन, अगर वो ओपन लूप है तो फिर ओपन लूप में चेक कर लें, अगर क्लोज लूप में है तो क्लोज लूप चेक कर लें। जो भी सिस्टम है वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल नहीं होगा तो कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी ही नहीं, इसलिए हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। जी, ये फिर मैंने आपको बताया था कि इट्स लेट्स से पोजीशन एरर, वेलोसिटी एरर, एक्सेलरेशन एरर। आई टोल्ड यू कि इसमें मत भूलिएगा कि वेलोसिटी एरर भी एरर इन पोजीशन ही है, बट इट इज जस्ट इन रिस्पांस टू रैंप इनपुट। इसको मैंने रेड में इसलिए कर दिया बिकॉज ये समहाउ कंट्रोल में लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, हालांकि इट्स नॉट समथिंग जो कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस हो, बस पता नहीं क्यों सब सर्टेन टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आर जस्ट लेट्स से वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन लोगों ने कर दिए। तो बट इसलिए मैंने रेड में कर दिया बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल आस्क यू दिस बिसाइड्स मी। अच्छा, ये एक सिस्टम था जिसमें मैंने कहा था अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें आप कर लेंगे, बट इट वुड बी स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपने ज़रा डायरेक्टली करना हो तो उसके लिए हमने टाइप ऑफ सिस्टम डिफाइन कर ली थी एंड फिर हमने पोजीशन एरर का फॉर्मूला निकाल लिया था। सॉरी, पोजीशन एरर के लिए हमने स्टडी स्टेट एरर से भी पहले हमने एरर फंक्शन का फॉर्मूला निकाल लिया था कि फ्रॉम रेफरेंस इनपुट टू एरर। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया एंड दैट इज जस्ट दिस। इसके ऊपर हमने लेट्स से इनपुट को उधर लेके चले गए तो ये हमारा फंक्शन निकल आया एरर का। इसके ऊपर अब हम फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा देंगे। तो ये बाकी स्टैंडर्ड चीज़ें थी, बस ज़रा आपको ये बताया गया था टाइप्स किस तरह से अफेक्ट करती हैं हमारे स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स को। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से कोई क्वेश्चन हो तो ये भी पूछ लीजिए। सर हमें पता कैसे लगता है कि कौन सी टाइप का वो सिस्टम है? अच्छा, वो इस तरह से पता चलता है कि आपको जब ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा ना, तो आप देखेंगे कि अगर उसमें से s कॉमन आ सकता है सारे डिनोमिनेटर में से, s कॉमन आ सकता है, s स्क्वायर कॉमन आ सकता है, s क्यूब, मैक्सिमम कितनी आपका s की पावर कॉमन आ सकती है, ये आपको क्लियरली पता चल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आपका ट्रांसफर फंक्शन है s स्क्वायर प्लस s, तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? एक एस कॉमन आ सकता बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बस एक एस कॉमन आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, इसको फैक्टर फॉर्म में लिख लें। इसका ये फायदा है कि आप फैक्टर फॉर्म, अच्छा आप कहेंगे नहीं बाकी फैक्टर लिखने मुश्किल है मेरे लिए, ये सारे के सारे तो चलें बाकी मुश्किल है, लेकिन आपको ये तो पता चल जाएगा कि इनमें से एंड पे अगर 1 आ रहा है ना, लेट्स से पॉलिनोमियल में, फिर कुछ कॉमन नहीं आ सकता। लेकिन अगर एंड पे है। लेट्स से एस आ रहा है या स्क्वायर आ रहा है, तो जो एंड पे आ रहा होगा वो उतने ही कॉमन आ जाएंगे एस आपके पास। इतना तो कर लेंगे ना? ठीक। ठीक है, तो बस इस तरह कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन?
एक्सक्यूज मी सर। जी। सर असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ए को जो वैल्यूज देनी है वो 1 2 3 देनी है या 1 और 3 देनी है? मेरे पास अभी असाइनमेंट नहीं खुली हुई, लेकिन उसमें ये कोई लेट्स से मैंने क्या लिखा हुआ है उसमें, अनक्लियर है बात। सर अनक्लियर नहीं है, मैं ज़रा खुद कंफ्यूज हो गई थी इसमें कि a इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 3 ब्रैकेट लिखा हुआ है। हाँ, ये ए और 3 है। मैंने इसको लेट्स से सेट की नोटेशन में इस तरह से लिख दिया कि 1 से 3 तक। तो बिकॉज़ ये नोटेशन आपको अगले क्वेश्चंस में क्लियर होगी, क्योंकि इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। बिकॉज़ अगलों में आप देखें तो फिर 1 से 10 तक मैं लिख देता, या 1 से 5 तक के बीच में आप क्या-क्या नंबर लेते रहेंगे। तो इसलिए मैंने ये लेट्स से बताया, सिर्फ़ ये इट्स द सेट ऑफ नंबर्स जो भी आपको लेने हैं। सो ए इज़ 1 एंड 3, अगले क्वेश्चंस में भी इसी तरह से क्लियर है। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। जी, कोई और क्वेश्चन? अच्छा, आज मैं लेट्स से अपनी आईएसटी की ईमेल देख रहा था। सो दे हैव फॉर्म्ड कमेटी फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ ड्यूरिंग कोविड-19। इसमें उसमें हमारे जो यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं, और फैकल्टी के कुछ और लोग हैं, डीन उसको हेड करेंगे कमेटी को। सो इफ एनी ऑफ यू और लेट्स से समहाउ वेरी डिप्रेस्ड, या आपको कोई परेशानी है, तो आप ज़रा उनसे भी पूछ सकते हैं। If you want an expert opinion, के let's say if you want some expert to help you, कि वो आपको काउंसल कर सकें आपकी कोई प्रॉब्लम आप फेस करें, because we all are facing problems, and at times it feels कि let's say the world is coming collapsing as us। अच्छा, ये सबके साथ होता है, लेकिन वो एक दफ़ा जब होके ख़त्म हो जाता है तो फिर हम दोबारा कूल बन जाते हैं और हम समझते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होता। तो फिर दूसरे हमसे ये समझते हैं कि इनकी लाइफ में तो सब सेट जा रहा है, और ये शायद मेरी लाइफ के अंदर ही ऐसा हो रहा है। बट एक्चुअली लेट मी टेल यू, सबकी लाइफ में एक ना एक मरहला ऐसा आता है जब आपको लगता है कि नोबडी रियली अंडरस्टैंड्स यू, नोबडी, इवन योर पेरेंट्स, इवन योर सिबलिंग्स, इवन योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, nobody really care about what you are thinking or doing, or what you really aim at। तो ये हर एक के साथ टाइम पे आता है, एंड डू नॉट वरी, ये टाइम होके चला भी जाता है। फिर जब आप लेट्स से बाद में यू रियलाइज कि नहीं, एक्चुअली किसी एक चीज में शायद आपकी फैमिली या वो बाकी लोग आपको सपोर्ट ना कर रहे हो, बट इन एवरी अदर थिंग, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, दे हैव सपोर्टेड यू इन एवरीथिंग। सो इट्स इम्पॉसिबल कि सारी चीजों में सब लोग सपोर्ट करें। तो तो कहने की बात ये कि अगर आपको कोई, लेट्स से इफ यू आर डिप्रेस्ड और समहाउ, बिकॉज घरों में रह रहे के लोग भी परेशान हैं, तो इफ यू आर डिप्रेस्ड यू कैन आस्क देम। और मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि इफ यू हैव समथिंग टू डिस्कस विद मी, तो आई एम आल्सो अवेलेबल, यू कैन आस्क मी। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी और वजह से, लेट्स से कोई परेशानी है, करियर की वजह से परेशान है, किसी और वजह से परेशान है, सो इफ let's say you want to discuss something, so maybe I can give you some opinion। so I would suggest कि आप लोग अपने टीचर से डेफिनेटली मिलते रहा करें, उनसे बातें शातें करें, बिकॉज यू विल सी के कुछ ऐसी चीज़ें जो सिंपल सी होंगी आपके टीचर्स के लिए, वो आपको शायद एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम के अंदर फंसा के रखती है। मतलब आप साल एक चीज सोचते रहते हैं, ऐसे करें वैसे करें, एंड समवन एल्डर हैज एन इमीडिएट आंसर। स्पेशली करियर्स के बारे में, आप करियर के बारे में सोचते रहते होंगे, एंड आपके टीचर्स लेट्स से दे हैव सीन 100 और 200 और 400 और 500 केस स्टडीज जिसके अंदर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट किया, एंड वो किस तरह से रहे। सो डू आस्क समवन मोर एक्सपीरियंस्ड। मैं तो खुद फैकल्टी में कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, आई एम मच जूनियर देन एवरीवन, बट यू शुड डेफिनेटली आस्क समवन कि आपको करियर के रिलेटेड, आपको एकेडमिक्स से रिलेटेड, आपको अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपको कोई ना कोई, you should have a mentor। This is absolutely necessary। एंड ये मत सोचिए कि अभी यू हैव अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज जिन लोगों ने कुछ बनना होता है वो यूनिवर्सिटी में ही बनते हैं। यूनिवर्सिटी को हमने असल में शायद थोड़ा सा, इट्स ट्रू कि यूनिवर्सिटी इज द टाइम जिसमें इज द टाइम ऑफ योर लाइफ जिसमें आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं, and you make friends, and let's say you just enjoy being in university, but at the same time it's again the time जिसके अंदर आप सबसे ज़्यादा ग्रूम करते हैं, सबसे ज़्यादा लर्न करते हैं, पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, you end up being someone। ठीक है,
तो अब फॉर एग्जांपल मैं आपको चलिए बताऊं कि लेट्स से जब मैं 4th सेमेस्टर में था आपकी तरह, तो I of course had some ambition, some thoughts and everything. तो एक दफ़ा डॉक्टर उमर कुरैशी जो हमारे एरो डिपार्टमेंट में, ही वाज अ वेरी फेवरेट टीचर ऑफ माइन, बिकॉज ये बड़े यंग थे, बड़े एनर्जेटिक थे, ये हमें शाम को 6-6 बजे बैठ के पढ़ाया करते थे जो चीज़ हमें नहीं समझ आती थी। एंड लेट्स से मैं इनकी क्लास में बहुत ज़्यादा अच्छा भी था, तो मुझे इसलिए लेट्स से ही वाज वेरी काइंड टू मी एंड आई वाज वेरी मच लेट्स इम्प्रेस्ड बाय हिम। तो मैंने 1-2 दफ़ा उनसे बात हुई, तो वंस वी वेंट टू द ऑफिस ऑफ जो हमारे उस टाइम के ऊपर यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर थे, डायरेक्टर एकेडमिक्स, तो उनका ऑफिस वो था, एंड वीसी भी थे। वीसी का ऑफिस वहाँ था जहाँ पे रजिस्ट्रार का ऑफिस है, एंड जहाँ पे वीसी का ऑफिस अब है वहाँ पे डायरेक्टर का ऑफिस था। तो हम वहाँ पे गए किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करने में, प्रोजेक्ट की बातचीत की, एंड देन वी केम बैक। तो मैंने सर उमर से कहा कि सर परहैप्स हमारे डायरेक्टर से का ऑफिस ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा अच्छा है बजाय हमारे वीसी के ऑफिस का। तो सर उमर ने लेट्स से बड़ा वार्मली कहा कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती, देयर आर अदर थिंग्स व्हिच मैटर। तो इसी तरह से खैर मैंने कहा अच्छा चलें, कुछ ऐसी बात होगी। थोड़े दिन बाद फिर और मैंने किसी से कहा कि सर वो जो फलाने टीचर हैं उनकी जो गाड़ी है वो ज़्यादा बड़ी है, और ये फलाने टीचर हैं ये बेचारे एफएक्स लेके फिर रहे हैं। एंड सर ने अगेन कहा कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती। एंड दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंड लेट्स से रियली अ लॉन्ग टाइम अगो, 12-13 साल हो गए। बट आई स्टिल हैव दोज वर्ड्स echoing in my mind, and in fact उसी की वजह से ऐसा हुआ, उन्हीं वर्ड्स की वजह से, कि आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली वाकई बड़ा ऑफिस, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर आप कितना बड़ा कर लेंगे, जितना भी बड़ा करेंगे समवन विल हैव बेटर देन यू, एंड फिर आपको लगेगा कि मतलब आई हैव कम दिस फार लेकिन स्टिल समवन इज अबव मी। तो इस चक्कर में आप पड़ जाएंगे तो फिर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। हाँ, आप ये जरूर ख्वाहिश रखें कि अच्छी गाड़ी हो, अच्छा ऑफिस हो, अच्छा घर हो, दैट इज गुड। लेकिन जब आप कंपैरिजन में आ जाएंगे, जो कि शायद मैं उस टाइम कर रहा था, मैं आई वाज रियली यंग एंड स्टूपिड, तो he really corrected me and he was the one who coached me into thinking कि आपके लिए मैटर इवेंचुअली ये करता है कि आपने इंसानियत को कितना फ़ायदा पहुंचाया। सो आपके होने से लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है और आपके ना होने से लोगों को कितना नुकसान होगा। सो दैट वाज समथिंग व्हिच रियली चेंज्ड माय लाइफ, आई वुड से। ये 2-4 इनके जो कमेंट्स थे सर उमर के साथ, एंड अगेन ये कोई ऐसा नहीं था कि मैं इनसे कुछ लेट्स से पूछने गया था, इट्स जस्ट के वी वर वर्किंग टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट, एंड वैसे ही गपशप में मैंने कोई बात की, एंड दैट्स व्हाट ही रिस्पोंडेड विद, एंड वो तो अब सर को याद भी नहीं होगा, बट दैट इज समथिंग जिसने मेरी लाइफ को शेप किया। सो नाउ आई थिंक इन सम अदर टर्म्स। तो शायद मैं लेट्स से उस चक्कर में पड़ा रहता तो मैं आज जो अभी हूँ उससे 4 पैसे ज़्यादा कमा लेता, बट वो जो सेंस ऑफ पर्पस है, वो जो सेंस ऑफ लेट्स से हायर पर्पस है, वो शायद उसमें ना आती। तो आई एम वेरी ग्लैड कि ये वाली चीज़ें इसी तरह से और टीचर्स के साथ हमारी इस तरह से होती थी बात, एंड दे वुड शेप अस इनटू समवन जिसके कोई गोल्स थे, जिसका कोई एम्बिशन था, जिसका कोई विजन था। तो मेरा ख्याल है कि यू शुड डेफिनेटली टॉक टू पीपल के जिनसे मिलके आप किसी काबिल बने, ये बड़ा ज़रूरी है। एंड ये सिर्फ अमीर से अमीर होते जाना या बड़े से बड़ा होते जाना ये कोई गोल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आपका कोई रियल गोल होना चाहिए कि आप यार, फॉर एग्जांपल इलोन मस्क को देखें, ही इज रिच, दैट्स गुड, बट ही हैज सम गोल्स, सो ही वांट्स ह्यूमैनिटी टू गिव अनदर होम on Mars, and he wants to save the planet by making solar cars. So he has some really big ambitions, and so now that is something cool. So उसके साथ अगर आपके पास पैसा है, that is no problem. बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पैसा, बड़ा ऑफिस, बड़ी गाड़ी, बड़े घर के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर बड़ा आप देखिए हमारे मुल्क में पहले ही बड़ा खून खराबा, बहुत मसले होते हैं, एंड दैट इज अगेन कि हर बंदा चाहता है कि आप लेट्स से मेरा ख्याल करें, एंड आई एम हायर देन यू। पाकिस्तान में आप देखें कि पाकिस्तान में डॉक्टर हों, इंजीनियर तो चलो वैसे बेचारे हैं, डॉक्टर हों, लॉयर्स हों, मिलिट्री वाले हों, उस्ताद हों, कोई भी हो, वो सारे ये कहते हैं कि जी हमारा पेशा बड़ा मुकद्दस है, अगर हम ना हो तो पता नहीं इस मुल्क में क्या हो जाए। सो इट इज़ ट्रू कि उनका पेशा बहुत मुकद्दस है एंड उनको उसका ख्याल रखना चाहिए। बट वो क्या चाहते हैं कि उनको सड़क के ऊपर हर बंदे को लेट्स से सलाम करते फिरें, जहाँ पुलिस वाला रोके उनको सैल्यूट करके कहे जी सर आप जाएँ प्लीज़। वेल ये
जब हर बंदा चाहता है कि मेरे साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हो, दूसरों को लाइन में लगा के रखो, दैट्स ट्रबलसम। इसका मतलब है कि आप आपके ज़हन में कोई बहुत बड़ा फ्ला है, आप अपने आप को पता नहीं कुछ और समझते हैं। एंड अगर हर बंदा यही समझेगा, जो कि समझता है हर बंदा, कि चूँकि मेरे फलाने रिश्तेदार फलाने किसी जनरल को जानते हैं तो मैं अब जो मर्ज़ी करूँ, या मेरे फलाने रिश्तेदार फलाने किसी पॉलिटिशियन को जानते हैं, मैं जो मर्ज़ी करूँ, या मैं खुद डॉक्टर हूँ तो मैं जो मर्ज़ी करूँ और फिर ये हो जाए, मैं लॉयर हूँ तो मैं जो मर्ज़ी करूँ। सो इट्स, या मैं एक टीचर हूँ तो मैं जो मर्ज़ी करूँ, एंड देन मैं कहूँ कि जी मैं टीचर हूँ और मेरा तो प्रॉफिट्स का पेशा ही है, इस तरह से। दिस इज़ ऑल रॉन्ग। तो ये भी अगेन मैं आपको बताऊँ, ये भी दिस वाज़ एन एडवाइस कमिंग फ्रॉम हमारे एक टीचर थे सर शेर अफ़कीन, हू इज़ वन ऑफ द ओनर्स ऑफ सरीन एयर, एंड उन्होंने शाहीन एयर में भी काफ़ी लोगों को, हमारों को एडजस्ट करवाया था। सो ही सेड वन्स, हम उनके घर गए हुए थे जिन लोगों ने उनके साथ प्रोजेक्ट किया था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, एंड ही दिस इज़ व्हाट ही सेड, उन्होंने कहा था अपने लिए कभी भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना मांगिएगा, बिकॉज़ ऐसे करने वाले की कोई इज़्ज़त भी नहीं रहती और उससे सोसाइटी भी खराब होती है। सो नाउ आई ट्राई टू लिव ऑन हिज एडवाइस के अपने लिए कभी ये ना मांगे कि जी सिंस आई बिलोंग टू दिस क्लास, और सिंस आई बिलोंग टू दिस प्रोफेशन, और सिंस आई बिलोंग टू लेट्स से सम फैमिली और समथिंग, तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरा ये, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज हर बंदा ये समझता है कि वो कुछ स्पेशल है। तो इस तरह ना सोचें, एक ह्यूमन बीइंग बन के रहें। कोशिश ये करें कि आपका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा हो। ये ना हो कि आपका लेट्स से जब आप कहेंगे मेरा सर सबसे ऊँचा हो, तो ज़ाहिर है कोई आपसे ऊँचे सर वाला आ जाएगा वहाँ पे और फिर फटा होगा। ज़ाहिर है आपको वो पसंद नहीं आएगा, और जो आपसे छोटे थोड़े से सर वाले हैं उनको आप पसंद नहीं आएँगे। तो ये तो प्रॉब्लम चलता रहेगा। तो इसका सिर्फ़ यही तरीका है कि हम एक-दूसरे को सपोर्ट करें इन ऑल द गुड थिंग्स, लेकिन बुरी चीज़ों में सपोर्ट ना करें। अ, और हम लेट्स से अपनी ये जो प्राइड है ना, पता नहीं हम लोगों की, अच्छा एक तो मुझे बड़ा अजीब मसला लगता है पाकिस्तान के लोगों में, प्राइड बहुत ज़्यादा है, जो कि शायद फ़ॉल्स है, ईगो बहुत ज़्यादा है, एंड जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो बहुत कम है। हम लोगों की चापलूसियाँ करते हैं, खुश-आमदीद करते हैं, सर आपकी क्या बात है? मतलब यू जस्ट सी कि स्टूडेंट्स हों तो वो टीचर्स की खुशामद करते हैं कि जिनसे लगे कि कोई ग्रेड मिल सकता है, और टीचर्स हों तो वो आगे अपने बॉसेस की खुशामदीदें करते हैं। हर बंदा जो है वो अपने से बड़े की खुशामद में लगा हुआ है। सो नाउ इसका क्लियर मतलब ये है कि कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है लोगों की। दे डोंट बिलीव इन देयर ओन वर्क, दे डोंट बिलीव इन देयर ओन टैलेंट एंड एवरीथिंग। इसलिए खुशामद करने की ज़रूरत पड़ती है ना लोगों को। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की इज़्ज़त ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये उसूल बनाया कि मैं लोगों को उनके रैंक की वजह से इज़्ज़त नहीं करता, मैं उनकी एज की वजह से इज़्ज़त करता हूँ। सो इफ समवन इज़ एल्डर देन मी, इवन इफ ही इज़ लेट्स से रनर, फॉर मी, मैं उसको कभी भी ओए करके नहीं बुलाऊँगा, या तुम करके, या उसके नाम से नहीं बुलाऊँगा। So I always try to be respectful someone who is elder than me. Uh, and I think इससे आप छोटे नहीं हो जाते कि वो अगर let's say कोई नॉन ऑफिसर है या something like that. तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो कि आप कहते होंगे आज हमें पता नहीं कौन सा भाषण दे रहे हैं। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज दिस इवेंचुअली एड्स अ लॉट टू द हैप्पीनेस यू विल एक्वायर इन योर लाइफ, बिकॉज जिंदगी में आपको उतनी खुशियां मिलेंगी जितनी आपने आगे भेजी होंगी, बांटी होंगी लोगों में। अगर आप खुद लेट से चाहेंगे मैं खुश हूँ, दूसरों को तंग करके रखूँ, तो ये तो काम नहीं चलता होता। सो अगर आप लोगों को खुश करेंगे इस तरह से, बिकॉज देखिए उसको कितनी खुशी होगी जिसको आप ज़रा इज़्ज़त से बुलाएँगे, जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर एज, जस्ट बिकॉज़ ऑफ, एंड जब इन सारे लोगों को आप खुशी देंगे तो उसकी वजह से आपको भी लाज़मी तौर पे खुशी मिलेगी। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप लोगों में खुशियाँ बाँटें लोग। अच्छा, फिर इसमें ये है कि लोग ये अमूमन कहते हैं मैंने अच्छा होके भी देख लिया, लोग जो है वो बेच के खा जाते हैं, इस वजह से मैं बुरा हो गया। बेटा ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। लेट्स से कि whenever you do good to others, of course there will be someone who will misuse you, and that does not make you bad. That might make them bad, but not yourself. तो ये ना सोचें कि जी लोग मुझे अब्यूज करते हैं, कितना अब्यूज कर लेंगे आप। बस लेट्स से अपना कुछ लिमिट्स रखते हैं कि जी मैं लेट्स से हर एक के लिए कितना कितना कर सकता हूँ, उसके बाद आप अपोलोजाइज कर लें जितना कर सकते हैं। बट इट ऑलवेज पेज टू बी नाइस, मेरा ख्याल है ये देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपसे कहना चाहता था, एंड दिस इज़ अगेन जो कि आपकी लाइफ के जो कैलिब्रेशन है जो आपको डायरेक्शंस में हेल्प करेंगी। मेरा ख्याल है ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, यू शुड sit with other elders and you should ask them for their advice. And मैं आपको बता रहा हूँ eventually these are the things which will make you a good human being, a good professional, someone who is respected, someone who is let's say loved. ये सारी चीज़ें आपको तब मिलेंगी।
तो चलिए कोई और आपका क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ लीजिए, फिर मेरा ख्याल है हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है थोड़ी देर में। जनरल क्वेश्चन कोई अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन है कोर्स से तो भी पूछ लीजिए, अगर आपका जो मैंने बातें की या कोई और जनरल क्वेश्चन है वो भी पूछ लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि अभी पहले जब मैंने क्वेश्चन पूछा था तो आपने बात की थी कि आप रिवर्स में पूछते हैं, हमें वो कुछ करना चाहिए, आप उसको बात कोई रिपीट कर दें। क्या पूछते हैं? आपने पूछा था कि आपने कहा था कि एग्जाम्स में आप हमें किसी रिवर्स तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू ट्रांसफर फंक्शन समथिंग लाइक दैट, तो मैंने बात की है, तो कैन यू प्लीज रिपीट इट? यार ये इतनी कोई वो बात नहीं है, सिर्फ बात ये है कि जिस तरह से आपको चीज़ पढ़ाई जाती है ना उस तरह से तो आपको लगता है कि मुझे समझ आ गई है, बट अब मैं अगर उसी तरह से पूछूंगा तो क्या होगा, लेट्स से व्हाट पीपल यूजुअली डू, अच्छा चलिए आपको पता होगा बाकी लोग एग्जाम में क्या करते हैं, लॉट ऑफ टीचर्स सो क्या करते हैं उसी तरह का एक ज़्यादा मुश्किल एग्जाम में क्वेश्चन दे देते हैं। सो अब वो ये होता है कि कुछ स्टूडेंट जल्दी कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट देर से करते हैं, जो जल्दी करने वाले हैं वो कर लेते हैं, जो थोड़ी देर से करने वाले हैं वो फंस जाते हैं, या एक और चीज़ ये होती है कि कोई मिस्टेक हो जाती है, सारे नंबर कट जाते हैं। I do not give complicated questions in exam. मैं ये बिलीव नहीं करता कि मैं आपको मतलब फंसा के रख दूँ कोई ऐसी चीज़ हो, और जो चीज़ बोरिंग है मैं वो एग्जाम में नहीं देता। सो आई यूजली गिव समथिंग जो कि मुझे खुद करते हुए मजा आए, एंड दैट इज व्हाट आई डू। मतलब मैंने भी आईएसटी से पढ़ा और मैं आईएसटी के एग्जाम से बहुत तंग था कि ये कोई एग्जाम नहीं है कि आपने बस ऐसे ही इधर उधर से चीजें लंबे लंबे क्वेश्चन उठा के दे दिए, ये कोई एग्जाम नहीं होता, मैं नहीं इसको एग्जाम समझता। तो व्हाट आई रियली थिंक द एग्जाम इज कि एग्जाम में क्लियर पता चल जाना चाहिए कि वो एक स्टूडेंट का कितना अंडरस्टैंडिंग है और उसके हिसाब से उसका ग्रेड आ जाना चाहिए। तो मैं इसलिए यूजली जो चीज़ें पूछता हूँ वो थोड़े से चेंज करके पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल अब मैंने आपको तो ये क्लास में बता दिया ना कि आपके ये रिस्पॉन्सेज हैं एंड इसको आपने किस तरह से निकालना है गिवन द ट्रांसफर फंक्शंस। अब जिसको अच्छे से समझ आ गई है, अगर मैं उसको रिवर्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दूंगा कि आई विल गिव यू रिस्पॉन्सेज एंड आई विल आस्क यू कि इसके ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो मेरा ख्याल है अगर आपको समझ आई हुई है तो ये तो मसला नहीं है। इनफैक्ट ये शायद ज़्यादा आसान है, आप बड़े बड़े मज़े से कर लेंगे चीज़। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मैं तो इसलिए आप लोगों को भी इस तरह की चीज़ें देता हूँ, मज़ा भी आता है एंड आपको ज़ाहिर है इसमें गलती के भी चांस कम है, बिकॉज ये कोई 6 पेजेस का मैं क्वेश्चन नहीं देता होता जिसके अंदर स्टूडेंट के बीच में कोई गलती हो जाए और वो बेचारे के लुटिए डूब जाए। तो मेरा ख्याल है इसका इसका आपको भी फ़ायदा है एंड मुझे भी क्लियरली पता चल जाएगा कि किस स्टूडेंट को कितना अच्छा समझ आई है। सिर्फ ये बात कह रहा है। और कोई? यू वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट वगैरह हो, या जो आपका एग्जाम के बारे में आपने क्या सोचा है, फिर किस तरह से मैं लूँ आपका कोई मिड टर्म अगर आप चाहते हैं तो? ये मिड टर्म चाहते ही नहीं हैं आप, सिर्फ फाइनल चाहते हैं? अच्छा, एक किसी ने मुझसे इनबॉक्स में क्वेश्चन पूछा है कि अगर ओवर डैम्प सिस्टम है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, हम उसको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कहेंगे? वेल टू मी यू कैन से दिस, और समवन हु knows कि एक्चुअली इट इज द सेम थिंग, बट देयर आर सम पीपल जिनको वो उस तरह के जवाब सुनना नहीं चाह रहे होते, तो इसलिए उनके लिए भी आप इस तरह से लिखें कि अच्छा ये एक बड़ी मैं आपको बात बताऊं, यू शुड ऑलवेज नो कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप किसी बंदे को इस तरह का आंसर दे देंगे जिसको खुद ये फर्क नहीं पता, तो हो सकता है वो आपको गलत मार्क कर दे। सो दुनिया में जो आपकी आधी सक्सेस है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपको पता हो कि आप किस बंदे से बात कर रहे हैं और आपको क्या बात करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। सो इफ यू आर टॉकिंग टू मी, फॉर मी लेट्स से, मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इट इज एक्चुअली द सेम। बट इफ यू आर आस्किंग, इफ यू आर आंसरिंग समवन जो कि जरा टेक्स्ट बुक आपसे आंसर चाह रहा है, तो फिर दैट इज कि आप उन्हें कहेंगे कि अगर आपका सिस्टम इज नॉट ओवर शूटिंग तो देन परहैप्स इट कैन बी अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, an over damped second order system, or a critically damped second order system. ठीक है? So yes, for my course it doesn't matter, but if you are giving a standardized test कि अगर आप NESCOM का एग्जाम दे रहे हैं कहीं और बाद में जा रहे हैं, तो maybe they will want to hear this standard answer. और कोई क्वेश्चन हो किसी का?
कोई जनरल क्वेश्चन हो करियर से रिलेटेड, जो मैं बातें पहले कर रहा था उससे रिलेटेड। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें जी, टेक केयर एंड आई होप यू ऑल आर वेल एंड मेरा ख्याल है आपकी ज़्यादा कोर्सेज़ तो ख़त्म हो चुके हैं, बाकी टीचर्स बताते रहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। मैंने ज़रा चाहा कि आपको मैं ज़्यादा स्ट्रेस ना करूँ इस कोर्स के साथ, बट इवेंचुअली बिकॉज़ मुझे ये अंदाज़ा था कि यूनिवर्सिटी खुलेगी 3-4 वीक्स होंगे तो मैं उसमें कोर्स कवर करा दूँगा, थोड़ा बहुत इसलिए छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने ज़रा आहिस्ता-आहिस्ता किया। बट नाउ दे से कि अब आप स्टूडेंट्स को ना छुट्टियाँ दे दें एंड उसके बाद सिर्फ 3-4 लेक्चर के अंदर ही आप सारा करें। मेरा ख्याल है नाउ हम ये कर लेते हैं कि कोर्स मेरा ख्याल है फर्स्ट वीक ऑफ जून तक तो शायद अब ख़त्म ना हो सके, क्योंकि मैंने पेस डेलिबरेटली बहुत स्लो रखा था ताकि आप लोग तंग ना आए। सो जो करें आप एंजॉय करके करें। सो मैं बिलीव नहीं करता कि किसी बंदे को बिल्कुल ही परेशान करना, बिकॉज ऑफ कोर्स डिफरेंट लोग डिफरेंट जगहों पे हैं। कुछ लोग घर के काम करते होंगे, कुछ लोग और लेट्स से चीज़ों में बिजी होंगे। तो इसलिए मैं ज़रा स्लो पेस रखा है, उसकी वजह से एक वीक एक्सटेंड हो जाएगा। सो दैट्स अगेन लेट्स से बिकॉज़ मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी आप लोगों में से कि ज़रा स्लो कर दें पेस, तो इसलिए किया। तो एक वीक अगर आपकी छुट्टियों में कंट्रोल घुस जाएगा तो वो इसलिए है कि बिकॉज़ मैंने आपको पहले ज़रा तंग नहीं किया ज़्यादा। बट अदरवाइज़ हम अगर ये स्टैंडर्ड पेस पे चलते तो आपको पता है कि हम बड़े आराम से शायद अभी भी ख़त्म करने वाले होते। बट अगेन एनीवेज़ हम लेट्स से फर्स्ट वीक ऑफ जून की बजाय सेकंड वीक ऑफ जून तक होपफुली हम कोर्स ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद जो कुछ आपके मज़ीद क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो हम उन कुछ जगहों पे लेट्स से करेंगे। और ये मिड टर्म के लिए मुझे आप ज़रा आपस में अमंग्स्ट यू डिसाइड करके बता दीजिए कि आप क्या प्रेफ़र करेंगे। अगर आप प्रेफ़र करेंगे कि मिड टर्म ले लिया जाए जिसमें कोई टाइम बाउंडेड हो, 3-4 घंटे का टेक होम एग्ज़ाम हो, तो मुझे बता दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ना हो, अच्छा मिड टर्म भी होगा लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बिल्कुल ही लेट्स से आधा-आधा होगा फाइनल के साथ। लेट्स से उसकी कुछ परसेंटेज होगी बट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लॉट बिकॉज़ ऑफ कोर्स इट्स अ टेक होम एग्ज़ाम एंड लेट्स से इट कैन नॉट बी मॉडरेटेड। तो कंप्लीटली नहीं पता चल सकता कि किसने खुद से किया है, किसने ज़रा फ़ोन पे एक दूसरे से हेल्प लिया है या इस तरह से। तो आई थिंक यू यू ऑल एग्री कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसको बहुत ज़्यादा वेटेज दे दें, बट एक डिसेंट नंबर पे आप देख लेंगे, ज़रा आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड आपको ज़रा ये भी पता चल जाएगा कि मैं किस किस्म के क्वेश्चन आंसर देता होता हूँ। तो ये आपस में डिसाइड करके मुझे बता दें। स्पेशली इसके लिए ज़रूरी है कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जो कहे कि नहीं जी मैं तो लेट्स से इतनी दूर रहता हूँ कि मैं इंटरनेट अवेलेबल नहीं है मेरे पास और मैं टाइम बाउंडेड एग्ज़ाम नहीं कर पाऊँगा। मेरा ख़्याल है मोस्टली कर पाएँगे, तो इसलिए हम उसका कोई टाइम शाइम रख लेंगे ईद के बाद का, तो उसका आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है जी, ये डिसाइड कर लीजिए एंड फिर हम ज़रा करते हैं। अच्छा, किसी और स्टूडेंट का मैसेज आया। अच्छा, आपका अगर क्वेश्चन है तो चलिए मैं आपको एक प्राइवेट रिप्लाई कर देता हूँ, मेरा जो मीटिंग रूम है उसका ज़ूम के ऊपर। बिकॉज़ समवन समवन सेज़ कि ही वांट्स टू टॉक टू मी अबाउट समथिंग बट व्हेन द रिकॉर्डिंग इज़ ऑफ, तो मैं उनको अपना जो पर्सनल मैसेज कर देता हूँ मीटिंग आईडी सो दैट ही कैन कॉन्टैक्ट मी हियर। ठीक है जी, जिस स्टूडेंट ने कहा था उनको ये मैसेज मिल गया। किसी और का कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए 1 मिनट में, फिर मैं साइन ऑफ करता हूँ। चलिए एक और स्टूडेंट कह रहे हैं मुझे दे दें। अच्छा, लेकिन फिर मैं आपको उसके बाद दूँगा बिकॉज़ अभी एक स्टूडेंट की बारी है। सो जब मैं साइन ऑफ करूँगा तो उसकी इमीडिएटली बाद जिस स्टूडेंट को मैंने पहले लिंक भेज दिया हुआ है उनसे बात कर लूँगा एंड जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनको फिर मैं लिंक कैसे भेजूँगा? अ वेल दैट इज़ तो चलिए उन स्टूडेंट से मैं कह देता हूँ कि वो मुझे ईमेल कर दें। लेट्स से पहले स्टूडेंट जिनको मैंने लिंक भेज दिया वो तो ठीक है, मेरे पास आ गया। बट जिस आईडी ने मुझसे जिस और किसी ने मुझसे बात करनी है थ्रू ज़ूम, उनके लिए ये है कि दे शुड राइट टू मी एन ईमेल, मैं उसके जवाब में उनको भेज देता हूँ। तो वो जो ही मैं अवेलेबल होऊँगा मैं उनको भेज दूँगा, लेट्स से ईमेल कर दूँगा, तो वो फिर जॉइन कर लीजिए।
ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप यू आर ऑल वेल एंड यू स्टे वेल। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीक तक बाकी चीज़ें करके फिर दोबारा मीटिंग करेंगे।